प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बी पार्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे गद्य साहित्य में हिंदी निबंध का स्वरूप और सीमांकन। हिंदी निबंध का क्या स्वरूप है, उसकी क्या सीमाएं हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कौन सी विशेषताओं को मिलाकर हम उसको निबंध साहित्य के अंतर्गत रखते हैं किसी लेखनी को। निबंध क्या है, इसको समझना सबसे पहले हमें क्या कहते हैं कि आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति मनुष्य की एक अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति है। कौन सी प्रवृत्ति? आत्म प्रकाशन, आत्म अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति जो है मनुष्य की सबसे बड़ी प्रवृत्ति मानी जाती है। यानी उसके अंदर एक प्रबल प्रवृत्ति के रूप में यह होती है कि वह अपने आप को अभिव्यक्त करे, आत्म प्रकाशित करे। प्राय संपूर्ण साहित्य के मूल में मनुष्य की यह प्रवृत्ति काम करती है। यानी निबंध में ही नहीं, संपूर्ण साहित्य, चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो। जैसे गद्य में अपन ले, निबंध ले, कहानी ले, उपन्यास ले, चाहे डायरी ले, आत्मकथा ले, जीवनी ले, उसको ले ले, वह भी क्या है, प्रवृत्ति क्या है? आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति से ही वह प्रेरित होकर के लिखता है। और काव्य में चाहे छोटी कविता हो, चाहे छंद हो, चाहे दोहा हो, या फिर कहें अपन खंड काव्य हो, महाकाव्य हो, इस प्रकार से। लेकिन गद्य और पद्य दोनों को मनुष्य लिखता किसके कारण है? अपनी इस प्रवृत्ति के कारण। कौन सी प्रवृत्ति? आत्म अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति के कारण ही वह लिखता है। इसलिए यही प्रवृत्ति निबंध के मूल में भी सक्रिय होती है, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्म प्रकाशन की जो प्रवृत्ति है वह निबंध साहित्य के मूल में भी सक्रिय रहती है। निबंध में जिस तत्व को सर्वाधिक महत्व प्राप्त हुआ है वह है निबंधकार का व्यक्तित्व। अब ये कह रहे हैं कि निबंध में मुख्य तत्व कौन सा रहा। यहाँ इन्होंने कहा कि मुख्य तत्व यह रहा कि निबंधकार का व्यक्तित्व, कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसी व्यक्तित्व के आधार पर वह निबंध लिखता है। यानी किसी भी निबंध में उस निबंधकार का व्यक्तित्व आ ही जाता है, ये स्वाभाविक क्रिया है। यदि व्यक्तित्व को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाए तो एक अर्थ में सभी कलाओं के कलाकार का व्यक्तित्व छिपा रहता है। यानी एक निबंध के अंदर एक व्यक्तित्व, यानी लेखक के व्यक्तित्व को हम व्यापक दृष्टि से देखें, व्यापक अर्थ से देखें, तो यहाँ हम पाते हैं कि एक अर्थ में सभी कलाओं या सभी कलाकारों के व्यक्तित्व का कुछ न कुछ व्यक्तित्व छुपा रहता है। इस व्यक्तित्व को निबंध में अनिवार्य तत्व के रूप में ग्रहण किया गया है। किसको? कि निबंधकार के व्यक्तित्व को अनिवार्य रूप से ग्रहण किया गया है। निबंधों को जनक या निबंधों का जनक जो मानतेन को माना जाता है, मानतेन ने कहा भी है कि वह अपने को ही निबंधों में चित्रित करता है, कि निबंधकार जो है या लेखक जो है वह स्वयं को उस निबंध के अंदर चित्रित करता है। उसकी दृष्टि से या मोंटेन की दृष्टि में निबंध आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास है। मोंटेन ने क्या कहा है कि निबंध में व्यक्ति अपने आप को चित्रित करता है, अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और उसकी दृष्टि में, यानी मोंटेन की दृष्टि में, निबंध आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास माना गया है। अब देखिए, यहाँ अपन कुछ
विभाजन करेंगे। कुछ लोग लेख और निबंध को एक ही मानते हैं। इस चीज़ को, लेख क्या चीज़ है और निबंध क्या चीज़ है, इसको अलग अलग भागों में हम परिभाषित करके समझने की कोशिश करेंगे। किसी व्यक्तित्व की विशेषता के कारण निबंध लेख से अलग हो जाता है। क्या होता है? किसी व्यक्तित्व की विशेषता के कारण, यानी लेखक के व्यक्तित्व की विशेषता के कारण वह निबंध लेख से कुछ अलग हो जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं तो लेख और निबंध दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग कर लिया जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि निबंध और लेख एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ में या एक ही अर्थ में इसका प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु दोनों में अंतर है। लेख और निबंध में अंतर है। निबंध शब्द जो है वह अंग्रेजी के ऐसे का पर्यायवाची है। किसका है? ऐसे का पर्यायवाची है निबंध। और लेख अंग्रेजी के आर्टिकल का। लेख किसे कहेंगे? आर्टिकल को। तो ये दोनों में भिन्न है। अब आगे और क्या इनमें भिन्नता है? दोनों की व्याख्याएं अलग अलग हैं। निबंध की व्याख्या अलग होती है, लेख की व्याख्या अलग होती है। दोनों की ही व्याख्या अलग अलग होती है। लेख में अध्ययन और विषय प्रदान होता है। जब लेख में अपन अध्ययन करते हैं या लेख में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि किसी चीज़ पर अपन आर्टिकल लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो हम उसके कई संदर्भ ढूंढते हैं, उस विषय को हम गहनता से अध्ययन करते हैं। और निबंध जो है विषय प्रदान होता है। क्या होता है? विषय प्रदान। एक ही विषय पर बात की जाती है। किसकी? लेख की। लेख अध्ययन और विषय प्रदान होता है। इसके विपरीत निबंध में लेखक का व्यक्तित्व ही प्रदान होता है। भिन्नता आ गई ना? जहाँ पर अध्ययन और विषय प्रदान है लेख में, और यहाँ पर निबंध में लेखक का व्यक्तित्व प्रदान है। दरअसल अपन देखें तो निबंध के लिए विषय की कोई सीमा नहीं होती है। किसके लिए? निबंध के लिए कोई सीमा नहीं होती है। यह किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। निबंध जो है हम किसी पर भी लिख सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके विषय अत्यंत ही अनंत हैं। किसके? निबंध के विषय जो है वह अनंत हैं, बहुत से हैं, क्योंकि इसमें विषय प्रदान नहीं होता है। क्या है? व्यक्तित्व प्रदान है। इसलिए इसके जो विषय है वह अनंत है। प्रदान होता है लेखक का व्यक्तित्व। किसमें? निबंध में व्यक्तित्व प्रदान होता है। और लेख में लेखक का मत प्रतिपादन करता है। यानी लेख में लेखक जो है अपना मत प्रतिपादन करता है कि मेरे मत से मैंने ये अध्ययन किया है, उसके हिसाब से यह चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो वहाँ पर वह स्वयं का मत प्रतिपादित करता है। किंतु निबंध में मत प्रतिपादित नहीं होता है। निबंध में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे विचार से यह है, इसलिए वह मत प्रतिपादित नहीं होता है। लेख में यह लालित्य नहीं होता है जो निबंध की विशेषता में है। देखिए, लेख में लालित्य नहीं है, मिठास नहीं है, जो किसमें होता है? निबंध में होता है। निबंध जो है लालित्यपूर्ण होता है। अब देखते हैं अपन कि मराठी के एक प्रसिद्ध निबंधकार हुए हैं ना. सी. फडके। इन्होंने
सवेले ने नामक ललित निबंधों के संग्रह में निबंध को एक अलग वैशिष्ट्य देने की चेष्टा की है। इन्होंने अपना एक संकलन किया है। उस सर्वेक्षण में इन्होंने निबंध को एक अलग विशेषता वैशिष्ट्य देने की कोशिश की है, चेष्टा की है। और उन्होंने एक उपमा देते हुए कहा है कि निबंध में विषय की स्थिति जलाशय की तरह या जलाशय की सतह पर फेंके हुए उस दंड के समान होती है जो उठने वाली तरंगों के लिए निमित्त मात्र होता है। क्या कहा है कि निबंध का विषय जो है या निबंध के विषय की स्थिति कौन सी है? जलाशय यानी तालाब की सतह पर हम क्या फेंके? एक लकड़ी फेंके, और लकड़ी फेंकने के बाद में वह जो लकड़ी है वह क्या बन जाएगी? लहरों में या लहरों को उठने में सहयोग करेगी, उसका एक निमित्त मात्र बन जाएगी लकड़ी। तो ये कह रहे हैं कि वह निबंध भी उसी भांति है। अब देखिए, पहले अपन ने क्या किया है? निबंध को और लेख को अलग किया है। अब अपन करेंगे प्रबंध और निबंध में अंतर करेंगे कि प्रबंध क्या चीज है और निबंध क्या चीज है। जिस प्रकार से निबंध और लेख अलग है, उसी प्रकार से प्रबंध और निबंध में भी अंतर है कि प्रबंध अलग चीज है, निबंध अलग चीज है। दोनों में ही अंतर है। क्या अंतर है? आधुनिक युग में प्रबंध शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के थीसिस से हुआ है। क्या है? प्रबंध किसे कहेंगे? अंग्रेजी की थीसिस। और या फिर इसको अपन ट्रीटाइज शब्दों के पर्यायवाची के रूप में ले सकते हैं। प्रबंध उस शोधपूर्ण या गंभीर रचना को कहते हैं। किसको प्रबंध किसे कहेंगे? कि शोधपूर्ण या गंभीर रचना को कहते हैं जिसमें आलोचनात्मक विवेचन और विश्लेषण होता हो। यानी प्रबंध में समालोचना की भावना रहती है और उसका अध्ययन जब किया जाता है तो आलोचनात्मक विवेचन के रूप में किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। बड़ी गहनता से, सूक्ष्मता से उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें बुद्धि का अधिक हाथ होता है। किसमें? थीसिस में। थीसिस में बुद्धि का यानी विचारों का अधिक हाथ होता है और उसकी रचना में पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। हम उस सारांश पे पहुंचेंगे तब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि थीसिस में, शोध में हमें श्रम की आवश्यकता होती है और उसके अंदर हम किसी चीज़ का आलोचनात्मक विवेचन करते हैं और आलोचनात्मक विश्लेषण भी करते हैं। इसमें क्या रहता है? बुद्धि का आधिक्य रहता है, बौद्धिकता इसमें अधिक रहती है। और बौद्धिकता अधिक रहती है तब ये कह रहे हैं कि जब आलोचना और विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तब हमें श्रम की भी आवश्यकता अधिक रहती है। किंतु डॉक्टर जॉनसन ने तो निबंध को एक ढीली ढाली, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित एवं अपरिपक्व रचना कहा है। किसको? निबंध को। किसने? डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि ये जो निबंध रचना है ये बड़ी ढीली ढाली रचना है और व्यवस्थित भी नहीं है, अव्यवस्थित रचना है। फिर निबंध रचना में परिपक्वता नहीं है क्योंकि इसमें आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं है और विवेचन नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि अपरिपक्वता रहती है। दोनों प्रकार का भी भेद है, दोनों में
यहाँ कह रहे हैं कि आकार प्रकार का भी भेद है, कि निबंध छोटा होता है और थीसिस जो है, प्रबंध जो है वो बड़ा होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि दोनों में आकार प्रकार का भी फर्क रहता है, भेद रहता है। एक विस्तृत होता है, एक लघु होता है। यानी निबंध जो है वो लघु है और थीसिस जो है, प्रबंध जो है वो लघु के विपरीत विस्तृत होता है। प्रबंध का क्षेत्र व्यापक रहता है। प्रबंध का जो क्षेत्र है वह व्यापक है, बड़ा क्षेत्र है, जबकि निबंध में संक्षिप्तता है। और संक्षिप्तता ही निबंध की विशेषता कहलाती है। निबंध में शैली का सबसे अधिक महत्व रहता है कि निबंध में कौन सी शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। शैली ही निबंध और निबंधकार की पहचान है। यानी निबंध जो है किस शैली में लिखा गया है, यही उस निबंध की और उस निबंधकार की पहचान है। फिर देखिए, एक तीसरा बिंदु इसमें आता है, आत्मीयता। क्या चीज होती है आत्मीयता, इसको अपन पढ़ेंगे। निबंध में आत्मीयता बहुत होती है। निबंध जो है आत्मीयता से लिखा जाता है। इसमें लेखक और पाठक का अंतर मिट जाता है। किसका? जो लिख रहा है और जो पढ़ रहा है। लेखक और पाठक का अंतर मिट जाता है। किसके कारण मिटता है? क्योंकि वह आत्मीयतापूर्ण लिखा गया है। निबंधकार पाठक से एक पटु संभाषणकर्ता के समान घरेलू बातचीत करने लगता है। लेखक जो है वह जब पाठक उस निबंध को पढ़ता है तब उसको ऐसा लग रहा है कि एक पटु भाषण करता है। कौन? लेखक। कि सामने खड़ा होकर के मेरे सामने एक चतुर या चतुराईपूर्ण भाषण दे रहा है। और उस भाषण की विशेषता यह है कि वह घरेलू बातचीत करने लगता है। अपने आसपास की, अपने घर की बात करता हुआ उसको महसूस होता है। वह अपने और पाठक के बीच एक प्रकार का विनोदपूर्ण वातावरण उपस्थित करता है। कौन? लेखक। अपने बीच में और पाठक के बीच में उस निबंध के माध्यम से एक आनंद का, एक विनोदपूर्ण वातावरण उपस्थित करने में सहायक होता है। निबंधकार निबंध की दीवार प्राय परिचित आधार पर ही उठाता है। अभी कह रहे हैं निबंधकार जब निबंध की रचना करने लगता है तो उसका प्रारंभ, फाउंडेशन जब तैयार करता है तब ये कह रहे हैं कि वह प्राय परिचित आधार पर, जिसको वह गहराई से, गहनता से, सूक्ष्मता से जानता है, उसी चीज को वह उठाता है और उसका अच्छे से विश्लेषण करके हमारे सामने रखता है। देखकर लगता है कि उस निबंध को पढ़ने से, देखने से ऐसा लगता है जैसे निबंधकार को कोई विषय ही नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने अपना परिचय, आधार को ही निबंध का विषय बनाया। यह आश्चर्य और कौतूहल उत्पन्न करने वाली छोटी छोटी बातों का सहारा लेता चलता है। निबंध में छोटी छोटी बातों का वह सहारा लेता है। क्यों? क्योंकि उस निबंध में विनोद की भाषा लानी पड़ती है, कौतूहल लाना पड़ता है। पाठक की विस्तृत किंवदंतियों और पौराणिक कथा प्रसंगों का हवाला देता चलता है। अब ये कह रहे हैं कि पाठक की विस्मृत, जो पाठक भूल गया है, उन किंवदंतियों को ले आता है और पौराणिक जो कथा के प्रसंग हैं उनका भी हवाला देता है। इस प्रकार उद्धरण बहुलता भी उनकी शैली का एक अंग है। इसलिए निबंध के अंदर कई प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो यह उदाहरण भी, उदाहरण जो बहुलता है, वह भी एक निबंध की शैली का अंग है।
यह बीच बीच में मीठा और तीखा, यानी बीच बीच में वो हास्य उत्पन्न भी करेगा और हमें उस निबंध के माध्यम से सीख भी देगा, कटु शब्द भी हमें कहेगा। व्यंग्य भी हमारे ऊपर करेगा वो, और परंपरा पर प्रहार भी करता है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन पर भी वो प्रहार करता हुआ नजर आता है। उसे खुली चुनौती देता है, किस पे? हमारी परंपराओं पर, हमारी रूढ़ियों पर वो प्रहार करता है और उन्हें खुली चुनौती देता है। वस्तुतः व्यंग्य ही निबंधकार का सच्चा व्यक्तित्व निखरता है। इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि व्यंग्य में ही उस निबंधकार का व्यक्तित्व कैसा है उसमें निखार आता है। इस प्रकार पाश्चात्य निबंधकारों के अनुसार वैयक्तिकता निबंध का विशेष गुण है। यानी पाश्चात्य निबंधकार ये कहते हैं कि निबंध में व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है, और व्यक्तित्व भी किसका? उस निबंधकार का व्यक्तित्व उसमें स्वतः ही आ जाता है। ये विशेष गुण माना है। उसका वातावरण हल्का और विनोदपूर्ण होता है, उसमें विषय नहीं वर्ण लेखक का व्यक्तित्व प्रधान रहता है। इसी अर्थ में यह लेख और प्रबंध से भिन्न हो जाता है। मोंटेन का, जॉनसन का, चार्ल्स लेब आदि निबंधकारों या निबंधकार निबंध को इसी रूप में स्वीकार करते हैं।